यूएस से शुरू हुई है ग्लोबल मार्केट्स में तेजी शुरू हुई और फिर इंडियन मार्केट्स में आप तेजी को कैचअप करते हुए देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है और अब बड़ा रेजिस्टेंस है 17,450 500 के आसपास, उसे भी क्रॉस कर लिया। तो अब जाहिर तौर पे एक रेंज ऊपर की तरफ खुल गई है। जी बिल्कुल, रेंज खुलती हुई नजर आ रही है और उतने लेवल्स पे सस्टेन भी कर रहा है मार्केट्स। आप देखिए निफ्टी में करीब 180 अंकों की तेजी जो है हमें देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी सुबह से ही हरे निशान में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और साथ ही 360 अंकों की वहां पे मजबूती है। निफ्टी में कुछ बढ़ने वाले शेयर्स की आप बात करें तो एमएनएम, अल्ट्राटेक, एसबीआई आज फिर से कल की 3% की तेजी के बाद आज फिर से 2.5% मजबूत है। इसके अलावा एलएनटी और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में शामिल है। वहीं लूजिंग शेयर्स की अगर बात करें तो बीपीसीएल, एचडीएफसी, सन फार्मा कुछ चुनिंदा नाम है, बट किसी भी निफ्टी 50 के शेयर में आधे % से ज्यादा की कमजोरी आप नहीं देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर में भी आपको हरियाली दिखेगी, जहां पे एनएससी में 1500 शेयर्स अभी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उसके मुकाबले मात्र 400 साढ़े 400 शेयर्स ही हैं जो कि लाल निशान में फिसलते नजर आए। तो रौनक बरकरार है, पर अगले 1 घंटे आपके पोर्टफोलियो की रौनक बनी रहे, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर आपको राय चाहिए एक्सपर्ट्स की, तो आप अगले 1 घंटे आपके पास मौका है हमारे एक्सपर्ट से इस पे सवाल लेने का। आइए योर स्टॉक्स में आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पे लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर एक बार रिपीट भी कर देती हूँ जो कि है 9167329108। इस पे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है या एसएमएस के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, या ईटी नाउ स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे जाके अपनी स्टॉक क्वेरीज पोस्ट करिए। पर आइए आज आपके सवाल का जवाब कौन देंगे और आज के हमारे एक्सपर्ट्स कौन से हैं ये आपको बताते हैं। तो हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन और साथ ही निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के नीरव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले नीरव आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है बाजार में जो रौनक है वो दिवाली तक भी बरकरार रहेगी? और अगर मैं पूछूं दिवाली के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतना ही बता सकता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंटली हम एक 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द फॉल फ्रॉम 18,500 टू 15,200, वो अराउंड 16,900 पे आता था, वो लेवल से हमने बाउंस किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस किया है। एड टू दैट कि अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी करीब करीब सेम लेवल पे था, जो रिटेस्ट हुआ उधर से वापस एक बाउंस आया। सो एक बहुत बढ़िया ये बाउंस आया। अब ये जो बाउंस है ये एक्सटेंड हो सकता है 17,800 तक, तो 78.2% रिट्रेसमेंट है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि जो रैली आई है वो जारी रहनी चाहिए और ये रैली के जो अब स्टॉप लॉस है वो 17,300 पे आएंगे। तो इधर से अबाउट 300 और पॉइंट्स का डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है। प्लस आज लिक्विडेशन भी देख रहे हैं 17,500 के कॉलम में, जिसपे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था। तो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव साइन है। विक्स भी डाउन है। आई डेफिनेटली बिलीव कि बाइंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी ऑल्सो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी आई बिलीव के 41,500 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में आप बाइंग करें, थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाइंग करें, मगर स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग्स 17,300 ये जरूर ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें, लेकिन बाजार में जो तेजी बनी हुई है मोमेंटम जारी रह सकता है, इसी तरह की बात यहां पर निकल कर आ रही है। और शायद दिवाली तक अब दिवाली से पहले शायद हम एक नई लेग जो है 17,600 17,800 के जोन की उसको भी जरूर देख रहे हैं। लेकिन अब कॉलर से जुड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं लुधियाना से। स्वागत है आपका संजीव जी। 10 सवाल पूछो तुसी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैडम, मेरे पास ना जोमेटो के 500 शेयर हैं। बाइंग प्राइस जो है 60 रुपीज 60 पैसे। मैं पूछना चाहता हूँ ये कब तक होल्ड करना चाहिए इसको? संजीव जी, आपने ये स्टॉक अभी हाल ही में खरीदा है जब ये दोबारा ऊपर आया, या फिर आपके पास पोजीशन तब की है और जब ये गिरकर नीचे 60 पर आया तब से आपका भाव ये कब खरीदा? पहले मैंने खरीदे थे 42 रुपीज पे खरीदे थे, फिर मैंने बाद में इसको 48 रुपीज पे सेल कर दिया था। ठीक है, तो आप ट्रेड कर रहे हैं इसमें, और क्या आपका टारगेट ट्रेडिंग का ही है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? मैं लॉन्ग टाइम भी होल्ड कर लेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपका ये सवाल पे ये दोनों क्वेश्चन पूछने जरूरी थे, क्योंकि जोमेटो पे अगर ट्रेडिंग का व्यू है
तो हम नीरव से पूछेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अभिषेक से पूछता है। अभिषेक, बहुत सारे कंसर्न है स्टॉक के लिए, आप क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि बिजनेस मॉडल को लेकर कई सारे क्वेश्चंस है। क्या ये पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो कैसा दिखता है आपको? बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स ने तो 100-110 तक के टारगेट दिए हैं इसमें। मैम, हमारा व्यू भी पॉजिटिव ही है, और हमने एक्चुअली जब 42 से 45 रुपए का भाव आया था और उसमें ब्लॉक्स वगैरह हुए थे, उस टाइम पे अपने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि नाउ दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट द शेयर। व्यू यही है कि यहाँ से स्टॉक्स में मेरे को कोई ज्यादा, यानी कि इट्स अ कॉन्सेप्ट प्ले एंड इट्स अ बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे राइट नाउ जो दूसरी कंपनीज के मॉडल हैं उसके मुकाबले ये जो मॉडल है राइट नाउ, देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स इन द मार्केट, स्विगी एंड जोमेटो। एंड आप देख भी सकते हैं कि जब दूसरे प्लेयर्स लाइक उबर ईट्स को अपना बिजनेस बेचना पड़ा और आगे जाके यहाँ पे जिस हिसाब से कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके आएगा, बिकॉज ये कभी इन्वेस्टमेंट स्टेज में है, तो ऑब्वियसली लॉसेस थोड़े बहुत रहेंगे। हो सकता है एक आध क्वार्टर आप ग्रोथ वगैरह भी आप उसमें थोड़ा कम देख सकते हैं, बट रिलेटिवली ये जो एक कंपनी है डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो बाय है। और मेरा व्यू यही है कि आप अगर वापस से 50-55 का लेवल आता है तो लेके रखिए इसको, कॉन्सेप्ट स्टॉक के रूप में अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेटेज डाल के। ये और एक जस्ट डायल करके 2 कंपनीज हैं, इन दोनों पे हमारा टेक कंपनीज में दीज 2 टेक कंपनीज वी लाइक एज ए पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जोमेटो पे एक अच्छा व्यू दिया अभिषेक ने। ऑलराइट जी बिल्कुल, और फिलहाल तो इनके लिए होल्ड करने की सलाह मिल रही है और साथ ही गिरावट में और ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी राय आ रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ गुजरात से फोन लाइन पे मौजूद हैं, जिनका नाम है केतन। गुड मॉर्निंग केतन, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मैडम, विप्रो मेरे पास है 522 के रेट पे, तो क्या अभी इस पे एवरेज कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके प्रियंका, यही दिक्कत है, कई सारे लंबे समय के निवेशक जो हैं और जब इंडस्ट्री हेडविंड्स आती हैं, कंपनी को लेकर कुछ चिंताएं रहती हैं, तो लंबे समय का निवेशक बनना ही पड़ता है। आप देखिए विप्रो, इनके पास करीब 21 शेयर्स हैं और 522 की इनकी बाइंग प्राइस है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने बाइंग करी है। पर अभिषेक, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए नतीजों के बाद तो हमने एक भारी गिरावट विप्रो में देखी ही है और कई समय से विप्रो ने नतीजों के लिहाज पे निराश ही किया है और स्टॉक में भी वो रिएक्शन हम देख ही पा रहे हैं। पर क्या ये यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं? ये इनकी क्वेरी है। और साथ ही वैल्यूएशंस के लिहाज से आपका क्या कहना है? क्योंकि नतीजों के बाद जो एक रिएक्शन देखा उसके बाद थोड़ा सा संभलने की स्टॉक कोशिश कर रहा है, पर क्या यहाँ से और पिटता नजर आएगा या कुछ रिकवरी की उम्मीद रखें? मैडम, मेरा व्यू यही है कि आईटी में अगर रहना ही है तो आप लार्ज कैप्स के साथ बने रखिए, स्मॉल कैप मिड कैप्स अवॉइड ही कीजिए। तो अगर मिड कैप्स में, यानी कि ये कंपनी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज सस्ती है राइट नाउ। अगर आप अगर इसको कंपेयर करेंगे लार्ज प्लेयर्स, यानी जो प्लेयर्स है TCS, इन्फोसिस, उसमें अगर ये कंपनी आज की तारीख में जो कॉल के बाद जो इन्होंने ग्रोथ का आउटलुक दिया था, जो 0.5 से 2% का ग्रोथ का जो दिया था, जब दूसरी कंपनीज ने रेस किया मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ और मार्जिन आउटलुक भी थोड़ा बेहतर नहीं था। अगर हमारा लुक यही है कि आज इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 350 के आसपास थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। बट ओवरऑल सेक्टर व्यू यही है कि अभी आगे जाके यूएस में और यूरोप में चैलेंजेस काफी रहेंगे और आईटी में जो था कोविड का गोल्डन पीरियड वो खत्म हो चुका है। तो आप चाहें तो बने रह सकते हैं और इसमें थोड़ा सा नीचे के लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं, बट इसमें आप कोई 550 के टारगेट एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल में तो मेरे को नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। कुछ समय तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना पड़ेगा और ये बहुत सरप्राइजिंग बात भी है। जब भी मैंने आपके साथ सृष्टि शो किया है आईटी पैक से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। चलिए, होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक बार दूसरे कॉलर से भी बात कर लेते हैं। विनोद गर्ग है हमारे साथ पंजाब से। विनोद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, मेरे पास रिलायंस इंफ्रा के 5000 शेयर है, एवरेज एट द रेट ऑफ 75। अरे वाह, बहुत अच्छी बाइंग है आपके पास, तो पूछे। एक 400 रुपए से शुरू किया था और 15 रुपए तक लिए है इसको एवरेज। अच्छा, ठीक है। तो अब तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। क्या आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह मांग रहे हैं या फिर अभी भी आप इस पे होल्ड करके रखना चाहते हैं? अभी भी। ठीक है, समझ लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि हम देख रहे हैं इंफ्रा स्पेस में एक रिन्यूड बाइंग तो दिख रही है पूरे स्पेस में, पर क्या रिलायंस इंफ्रा उतनी वेल पोजिशन है
अच्छा खासा इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप इन्हें सलाह देंगे कि वो इसी स्टॉक में बने रहे या फिर इस कैश को यूज करें किसी और बेहतर स्टॉक में? कैसे देख रहे हैं आप इसे? इस स्टॉक पे कुछ भी व्यू बनाना बहुत मुश्किल है राइट नाउ, बिकॉज इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है राइट नाउ। इस कंपनी की, इस ग्रुप की कई कंपनी आज की तारीख में एनसीएलटी में, और इस ग्रुप में रिलायंस इंफ्रा ही एक कंपनी है जिसके पास कुछ पैसा आने की आगे जाके उम्मीद है। और ऐसा यानी कि इनके जो गवर्नमेंट के इनके जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं और उस पे बोल रहे हैं कि इनको कम से कंपनी को 12 से 15 हजार करोड़ रुपया इनको मिलेगा, 7,000 करोड़ तो इनको दे आर एक्सपेक्टिंग आगे जाके जो दिल्ली का इनका मेट्रो का केस है उसी का पैसा मिलेगा। तो ये बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय लें तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं इस पे कोई भी राय देने से यानी इसमें आई वुड अवॉइड दिस थिंग। क्योंकि फंडामेंटल है कि आपको और बेहतर स्टॉक कौन सा दिखता है? अगर ये फंड वो कहीं और किसी और स्टॉक में लगाएं तो आप कौन सा रेकमेंड करते हैं? मैम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अगर आपको करना है राइट नाउ तो एक आप केन कंस्ट्रक्शन करके है वो अगर आप देख सकते हैं तो वो भी अच्छा बेहतर हो सकता है यहाँ से। और केईसी इंटरनेशनल जिसका ये क्वार्टर थोड़ा मेरे को रेलवे इंफ्रा जो सेगमेंट है उसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहेगा। इरकॉन करके कंपनी है, वो भी यही कंपनी आज की तारीख में 3.5 रुपए करीब का वो डिविडेंड देती है। तो वो जो कंपनीज हैं राइट नाउ 6-6.5 टाइम पी पे है राइट नाउ, और रेलवे में जिस हिसाब से एक्टिविटीज देख रहे हैं वो काफी बेहतर होगी। तो व्यू यही है कि अगर आपको रहना है तो ये सब कंपनीज में रेलवे में रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो कि जो रिलायंस इंफ्रा आपको बेहतर रिटर्न भी दे दे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो ये स्टॉक्स पे देखा जा सकता है राइट नाउ, जिन पे मेरे को काफी कॉन्फिडेंट है कि वो काफी जाके वैल्यू क्रिएशन करेंगे। रेलवे इज एन अपॉर्चुनिटी। ही हमें जाननी थी। तो आपके लिए तो विनोद जी यही राय रहेगी, अच्छा मुनाफा और आप निकलकर और बेहतरीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। केईसी इंटरनेशनल, कियाना कंस्ट्रक्शन, एल्कॉन इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएं आपको अभिषेक हमारे एक्सपर्ट ने, आप आगे अपने वित्तीय सलाहकार से राय ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके लिए राय, पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पे अब्दुल मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अब्दुल, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? हमारा स्टॉक है वो अदानी पावर हमने 400 में लिया है और कॉफी डे हमने 70 रुपए में लिया है। इसको रखें कि बेच दें? ओके, ये दो काउंटर्स पे राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले अदानी पावर पे राय जानते हैं। देखिए निचले स्तरों से तो बहुत ही अच्छी इसमें हमने इसमें एक तेज़ी देखी है हमने, पर ऊपरी स्तरों से अगर नीरव में बात करूं तो 440 का इसने आसपास एक लेवल दिखाया था, उसके बाद से लगातार इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। पर कल थोड़ा सा एक रीबाउंड ज़रूर देखने को मिला है, आज भी करीब 1.5% की तेज़ी है। क्या ये तेज़ी सस्टेन होती हुई नज़र आई है? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ 100 डे मूविंग एवरेज से ही इसने एक सपोर्ट लेके ऊपर की चाल शुरू की है, पर क्या ये चाल सस्टेन कर सकती है? आपकी क्या राय है इस पे? देखिए बहुत इम्पोर्टेंटली जब ये स्टॉक 120 और से चला 425 430 तक अपना 50 डे मूविंग एवरेज हमेशा बचा के चला था। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जरूर बनाया उसने। अब पिछले कुछ दिनों में उसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया है। करीब 360 के पास में ये ब्रेक डाउन हुआ है और उसके बाद नीचे ही चला है लास्ट 2-3 दिन में। आई बिलीव कि ये स्टॉक, ये जो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन हुआ है वो 1-2 दिन के लिए नहीं हुआ है। डेफिनेटली अब ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन में या थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में जा सकता है। पॉसिबल है कि अपना 200 डे मूविंग एवरेज अब रीटेस्ट करे, जो काफी डाउन है, प्रोबेबली थोड़े दिन बाद रीटेस्ट करे, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है 280 से 300 ये लेवल्स तक एक बार करेक्शन आना चाहिए ये स्टॉक में। सो आई बिलीव अगर आपके पास पड़ा है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, एग्जिट कर लें, पोजीशन थोड़ा नीचे आए उसके बाद वापस नई पोजीशन बनाए इन बिटवीन 280 300 जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब्दुल जी, यहाँ पे तो अदानी पावर पे राय आ रही है कि और भी बिकवाली यहाँ पे हावी हो सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। हम जानते हैं कि आपको थोड़ा सा इस पे लॉस ही हो रहा है, तो उसे देखते हुए आप अपना डिसीजन ज़रूर लीजिए, पर हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि और गिरावट ये काउंटर झेल देख सकता है। एक इनका और काउंटर है नीरव,
कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज, शायद इनकी 70 रुपए के आसपास की बाइंग है जहां तक मुझे याद है। इस पे क्या राय बन रही है, क्योंकि ये भी जो करीब 50 का लेवल काफ़ी टाइम इसने टेस्ट भी किया, अभी भी कहीं ना कहीं उन स्तरों को होल्ड ऑन कर रहा है, पर क्या यहाँ पे कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखें? नहीं, देखिए इसका चार्ट काफी खराब दिख रहा है। ये चार्ट में वॉल्यूम्स, अपर साइड में वॉल्यूम्स होना बहुत एक खराब साइन है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है जो स्मार्ट बायर थे वो एग्जिट ले चुके हैं ये स्टॉक में, और ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे में पॉसिबिलिटी है कि 40 से 35 के जो लेवल्स हैं वहां तक करेक्ट कर सकता है। तो अब इवन दो इज बॉट एट 70, आई थिंक एग्जिटिंग इज अ बेटर ऑप्शन। और मेरे जो कलीग ने बोला था उसमें एक स्टॉक है एलिकॉन जो मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है, तो वो स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं जो एक 10 साल के होराइजन के बाद एक ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में। तो अब यहाँ से एक डबल होने का बहुत बढ़िया चांस है ये स्टॉक में। आपको उसमें पैसा जरूर बनते दिखेगा, तो यहाँ से एग्जिट लीजिए और एलिकॉन में पैसा डालिए, वो बेटर ऑप्शन है। और राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा स्टॉक भी रेकमेंड कर रहे हैं नीरव हमें कि आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। एक और व्यूवर है हमारे साथ लातूर से, दिलीप कुमार हैं, जिन्होंने अपना सवाल भेजा हमें। पूछे दिलीप जी अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज की 425 शेयर्स है। ठीक है, हाँ जी सुन रहे हैं हम आप। एक्साइड इंडस्ट्रीज के 425 शेयर है। ठीक है, और आप खरीदी है 155 रुपए भाव की। 155 रुपए भाव है, अच्छा ठीक है। थोड़ी सी हमारे यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन बाय प्राइस इनका और नीचे का तो यानी लॉस बढ़ा हुआ। नीरव, अब तो एक्साइड हो, अमर राजा बैटरी हो, क्योंकि ऑटो एंसिलरी हो, जितने भी उन स्पेस में मूवमेंट तो है, लेकिन ये दोनों स्टॉक सिर्फ बहुत ही मोमेंटरी चल रहे हैं, सस्टेन नहीं हो पाते, फ्रिजल हो जाता है इनका मूवमेंट। आप क्या रिकमेंडेशन देंगे इनको? देखिए, जब तक ये स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक आप इसे दूर ही रहें, बेटर है। देखिए क्या हो रहा है दोनों ही स्टॉक्स में, इवन दो दे आर गोइंग डाउन, बाइंग वॉल्यूम जो कहते हैं वो वॉल्यूम नीचे में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स के अभी भी बाइंग जो लॉन्ग टर्म की बाइंग है वो नहीं हो रही है अभी भी। और जब तक वो बाइंग नहीं होगी ये स्टॉक्स या तो कंसोलिडेशन में रहेंगे या एक नेगेटिव ट्रेंड में रहेंगे, और ऐसे स्टॉक को बाइंग नहीं करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई विल से कि ये स्टॉक्स से आप दूर हटिए। अगर आपको ऑटो से रिलेटेड कोई स्टॉक्स लेना है तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स लीजिए, लाइक लूमैक्स ऑटो या लूमैक्स इंडस्ट्रीज। तो उनमें अभी ट्रैक्शन अच्छा है, अच्छी बाइंग भी हो रही है, उसमें अच्छा पैसा बनने का चांस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में वो कम नज़र आ रहे हैं, बाइंग मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बदले ऑटो एंसिलरी स्पेस में से ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज में आप स्विच ज़रूर कर सकते हैं। पर चलिए अब कमोडिटी बाजार पे भी रुक कर लेते हैं और वक्त हो चला है कमोडिटी की ABCD का। तो हर दिन कमोडिटी बाजार से जुड़ी बारीक बातों को हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं, और रोज की तरह हमारे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है कमोडिटी की ABCD में। विश्व मोहन बताइए। देखिए, कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन शॉपिंग की, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है तो यहाँ पर सोने की खरीदारी काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो आपके पास विकल्प क्या है ये पहले देख लीजिए। हाजिर में अगर आपको खरीदना है तो गोल्ड ज्वेलरी, सोने के सिक्के या बिस्किट जिसे हम बार कहते हैं वो है। डिजिटली खरीदना है तो ई गोल्ड है। डिजिटली में हालांकि और भी आपके पास विकल्प है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF या गोल्ड फंड्स FOF। इन तीनों के विकल्प भी आपके पास है। इसके अलावा गोल्ड ऑप्शंस और गोल्ड फ्यूचर्स, ये मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, खरीदारी करना चाहते, तो क्या सलाह है आपके लिए? गोल्ड ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च उस पर ही जाता है। जेम्स और स्टोन जब भी किसी भी ज्वेलरी में लगा हो तो उसका सर्टिफिकेट भी मांग ले, क्या उस हिसाब से प्राइसिंग ले रही कि नहीं। ज्वेलरी हमेशा हॉलमार्क वाली ही खरीदे और हॉलमार्क की पूरी तरह से जाँच कर ले, और कैरेट का ध्यान रखें। जितना भी कैरेट होगा उस हिसाब से शुद्धता होगी, तो कैरेट के हिसाब से शुद्धता को देखें और उसी हिसाब से रेट भी तय होंगे। जितने कैरेट का
ज़्यादा कैरेट होगा उतना ही ज़्यादा आपको रेट देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैरेट के हिसाब से शुद्धता क्या क्या होती है अलग अलग कैरेट में। सबसे पहले ये देख लीजिए कि खास सलाह क्या है। बिल में शुद्धता और दाम को जैसा हमने बताया भी था कि उसे देख ले और वक्त पर ज्वेलरी कॉस्ट का आप ब्रेकअप भी ले लें। अब शुद्धता के अलग अलग ब्रेकअप आप देख लेते हैं कि क्या क्या आपको है। अगर आप यहाँ पर मेकिंग चार्ज यहाँ पर कर रहे हैं तो ज्वेलरी बिक्री पर आपको मेकिंग चार्ज काट कर पैसा दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा मेकिंग चार्ज कम करने की कोशिश करें, उस पर बार्गेन भी कर सकते हैं। आमतौर पे ज्वेलर्स 10 से 30% तक का मेकिंग चार्ज रखते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखिए कैरेट 24 कैरेट का अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो यहाँ पर शुद्धता होगी 99.9% की। हालांकि इस पे ज्वेलरी नहीं बनते हैं क्योंकि ज्वेलरी फिर शेप चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ मिक्सिंग की जाती है। तो 22 कैरेट का गोल्ड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और जो प्योरिटी होगी इसमें गोल्ड की वो 91.6% होगा और बाकी 7-8% की कॉपर मिक्स किया जाता है। 18 कैरेट का ज्वेलरी खरीदते हैं तो 75% उसमें गोल्ड होगा, 14 कैरेट का होगा तो 58। तो इस हिसाब से आपको गोल्ड के रेट में, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप गोल्ड शॉपिंग करने के लिए जाए। जी ठीक है, तो आ रहा है धनतेरस और दिवाली का भी मौका है, और अगर आपको करनी है गोल्ड में खरीदारी तो कौन सी बारीक बातों को ध्यान में रखना है, क्या प्योरिटी रहेगी, क्या कुछ विकल्प सामने हैं आपके, ये पूरी जानकारी विश्व मोहन आपके लिए लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए फिर से इक्विटी मार्केट्स में आपका सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और अगली अब कुछ व्हाट्सएप क्वेरी शामिल करते हैं। कई सारे कॉलर्स हमारे साथ अभी जुड़े। गीता जी का सवाल आया है व्हाट्सएप पे हमें। ये दो काउंटर्स पे राय जानना चाहती हैं, दोनों ही निफ्टी के दिग्गज हैं इनके पास। सबसे पहले TCS, इनके पास 20 शेयर्स हैं और काफ़ी ऊपर की 3885 की इनकी बाइंग प्राइस है, और साथ ही HDFC बैंक है इनके पास, हालांकि क्वांटिटी कम ही है, लकीली 30 शेयर्स होल्ड करती है और 1404 यहाँ पे इन्होंने इस काउंटर में एंट्री ली है। अभिषेक देखिए, हम IT पैक की बात कर रहे थे तो आपने IT के दिग्गजों के साथ रहने की एक सलाह दी थी, पर देखिए TCS इनके पास है पर ऊपरी स्तरों की बाइंग है। क्या लगता है यहाँ पे ये स्तर आते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था 4500 का तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें एंट्री ली थी, नीचे के स्तरों पे भी ऐड किया था, पर अभी काफ़ी नुकसान में है। और साथ ही HDFC बैंक पे क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि इसका जो एक आउट परफॉर्मेंस का फेज था कहीं ना कहीं अब ये भी फिजल आउट होते हुए नज़र आया है, पर फिर भी कई सारे इन्वेस्टर्स इसमें जाने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी की तलाश में ये काउंटर जो है उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। आपकी क्या राय है दोनों पे? मैम मेरा TCS पे ये व्यू है कि अगर आप 3400 3450 का अगर आपको प्राइस मिलता है तो उस लेवल पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं राइट नाउ। तो व्यू यही है कि TCS में आप थोड़ा सा रुकिए, यानी कि अभी बट ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। TCS IT पे हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है। IT में हमारा व्यू यही है कि कुछ रैलीज आ सकती हैं, बट अभी भी स्ट्रक्चरली ना तो मार्जिन एक्सपेंशन जो क्वार्टरली कॉल्स में जो बोला है राइट नाउ वो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि अभी डील विंस वगैरह में भी कंपनी जो स्पेशली यूरोप साइड की कंपनीज हैं डील विन में वेट एंड वॉच अपना रही हैं राइट नाउ। तो आप लेना चाहें तो यही है, TCS में आप बने रह सकते हैं, बट इसमें आप डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे बेच के 3400 3500, और अगर आपका 5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म एक से 1.5-2 साल में मेरे को TCS में कोई बड़ी तेजी यहाँ से दिख नहीं रही है राइट नाउ। दूसरा स्टॉक HDFC बैंक में हमारा व्यू पॉजिटिव है बट लेकिन HDFC बैंक में बहुत सारे बिकॉज ऑफ HDFC मर्जर के कारण HDFC दो चीजें हैं कि HDFC के, एक तो सबसे बड़ी बात है कि HDFC के ये फेवर में है मर्जर, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो राइट नाउ HDFC लॉन्ग करके HDFC बैंक शॉर्ट कर रहे हैं, बट इसमें MSCI से निकलेगा तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा। आई थिंक HDFC बैंक में आप बने रह सकते हैं। और इवन ये जो सेक्टर है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप छोटे प्लेयर्स जो हैं राइट नाउ जो काफी डिस्काउंट पे चल रहे हैं उनमें देखा जा सकता है। तो कंपनीज लाइक DCB बैंक हो गई या इवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, तो ये बैंक्स में भी अगर आप बनाना चाहें पोजीशन तो बना सकते हैं राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको रहना है तो ये स्टॉक्स में HDFC डेफिनेटली एक वर्थ लुकिंग है। इनका लास्ट क्वार्टर नंबर्स में भी देखा जाएगा तो NII ग्रोथ बहुत अच्छा था, NIMs वगैरह में भी अच्छा था, तो आप ये स्टॉक में बने रह सकते हैं राइट नाउ।
दोनों ही काउंटर्स में बने रह सकते हैं, पर देखिए व्यू थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा जब हम टीसीएस की बात करें। और एचडीएफसी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिटर्न्स की उम्मीद है वो दूसरे काउंटर्स आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए राय। पर अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम है प्रणल जैन। गुड मॉर्निंग प्रणल, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में जानना था मैम। ओके, आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है प्रणल, या नई बाइंग के लिए आप देख रहे हैं? नहीं मैम, ऑलरेडी है। 3150 से लिया था मैंने। ओके, कितनी क्वांटिटी आप होल्ड करते हैं? और 100 क्वांटिटीज मैम। ओके। और एक स्टॉक है मैम, बोश। ओके, बॉश की क्या बाइंग हाँ। प्राइस है? बोश की मैम 17,500 से मेरी खरीद है। उसको मैं एवरेज मतलब करके आया तो 17,200 पे है मैम वो 10 क्वांटिटीज। ओके, वो 10 क्वांटिटी ही काफ़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बॉश काफ़ी प्राइस इसका काफ़ी ऊपर है। पर आइए दोनों ही काउंटर्स पे राय जानते हैं। बॉश के सवाल के लिए अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि इतना हेविली ट्रेडेड नहीं होता है। पर पीआई इंडस्ट्रीज, नीरव आपसे एक बार समझेंगे। देखिए मौजूदा स्तरों के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है, और स्टॉक की अगर बात करें तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली ज़रूर आई है, पर कहीं ना कहीं नीचे से कि डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाने की एटलीस्ट अभी तो कोशिश कर रहा है। पर क्या यहाँ पे कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए? और क्या यह जो चाल देख रहे हैं हम, ये आगे भी आप कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं? पीआई इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंटली जो टॉप बना है, एकदम ही सेम टॉप बना है जो एक साल पहले बना था 3500 पे, जो कि एक खराब साइन है। इट्स अ नेगेटिव। देखिए एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, और अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया। ऑब्वियसली वो कंफर्मेशन तो 2500 के नीचे आएगा, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से कि पोजीशन से एग्जिट लीजिए। अब जो भी नई बाइंग करनी है ये स्टॉक में, वो 3500 के ऊपर ही करनी है, या फिर नीचे में गिरे अराउंड 2500 से 2200 के जो लेवल्स हैं वहां तक आए तब जाके करनी है। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चार्ट तो खराब दिख रहा है, तो पीआई इंडस्ट्री से एग्जिट करने की राय है। ठीक है प्रणल, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री से एग्जिट करने की राय है। पर नीरव, कोई और काउंटर है जो कि आपको लगता है कि सेक्टर स्विच या फिर स्टॉक स्विच करके कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखें? यही सेक्टर में प्रोबेबली केमिकल सेक्टर में दो स्टॉक हैं, एक है एसआरएफ और दूसरा है दीपक नाइट्रेट। देखिए एसआरएफ में एक कंसोलिडेशन शुरू है, मगर वो भी कंसोलिडेशन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, स्लो एंड स्टेडी स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो आई डेफिनेटली बिलीव कि ये स्टॉक यहाँ से अराउंड 3000 लेवल्स तक जा सकता है, तो ये अच्छा लेवल है बाय करने का। 2400 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अराउंड 3000 में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो दीपक नाइट्रेट है। दीपक नाइट्रेट में आप देखें तो एक 1.5 साल का कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है ऐसा लग रहा है। एक बहुत बढ़िया बॉटम बनाया है विथ वॉल्यूम्स अराउंड 1800 और लेवल्स, और अब यहाँ से स्टॉक ने इम्पोर्टेंटली अपना 50 और 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, तो पॉसिबिलिटी है वापस जो 3000 का टॉप बनाया था स्टॉक ने वहां तक एटलीस्ट ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आप अराउंड 2000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 3000 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री से तो निकलने की सलाह है, पर दो विकल्प नीरव आपके लिए आपको सुझा रहे हैं, एसआरएफ और दीपक नाइट्राइट। ये दो काउंटर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। पर प्रणल के पास बॉश लिमिटेड भी है। और अभिषेक आपसे एक बार समझेंगे। देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस बजिंग ज़रूर है, पर बॉश एज अ स्टॉक प्राइस ऊपर से करेक्ट ज़रूर हुआ है। 17,200 की इनकी बाइंग प्राइस है, क्वांटिटी 10 है इनके पास। क्या आपको लगता है ये एक रिवॉर्डिंग बेट है जहाँ पे इन्होंने बॉश में एंट्री ली है? डेफिनेटली मेरा ये व्यू है कि अगर आपका एक साल का व्यू है तो डेफिनेटली बॉश में बने रह सकते हैं। ये पोर्टफोलियो बेट है। जैसे जैसे चिप अवेलेबिलिटी और ऑटो में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है राइट नाउ, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इनके पास कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं राइट नाउ जो अभी पाइपलाइन में है, उनका आगे जाके इन्होंने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्पेशली जो
गवर्नमेंट नरेंद्र जी मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर ने इनके बैंगलोर प्लांट का किया है राइट नाउ, तो उसका भी इसको बेनिफिट मिलेगा। ये डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो बेट के रूप में बने रह सकते हैं, और अगर नीचे में 13,500-14,000 रुपए के भाव में अगर आपको मिलता है तो इस स्टॉक को बनाया जा सकता है। थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट टर्म नजरिया मत देखिएगा, इसमें लॉन्ग टर्म नजरिया बना के रखिए। ये स्टॉक डेफिनेटली पोर्टफोलियो बाइंग है, और मेरे को लगता है ये आई वोंट बी सरप्राइज नेक्स्ट 5 साल में ये आपको यहाँ से डबल रिटर्न भी दे सकता है। रिटर्न्स भी दे सकता है, और पूरी तरीके से यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार है अगले 1 साल के लिए। आप इस काउंटर में बने रहिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगले कॉलर हमारे साथ पुणे से राजेश जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? गुड मॉर्निंग मैम। 18 आवर्स स्वदेश के सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और विश यू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। बताइए किस स्टॉक पे सहायता करें हम आपकी? मेरे पास के रेटिंग के @660 50 शेयर्स है। ओके। और एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड ये 137 के भाव से 100 शेयर्स है। इसके बारे में मैं राय जानना चाहता हूँ। ओके राजेश जी, दोनों ही काउंटर्स में लॉस हो रहा है, पर क्या इनमें कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखें, ये सवाल है, और ये सवाल अभिषेक आपसे समझेंगे। देखिए केयर रेटिंग्स इनके पास 660 के प्राइस से 50 शेयर्स हैं। देखिए यहाँ पे तो इनको लॉस हो ही रहा है, और साथ ही हमने कई सारी आईटी कंपनीज पे बात करी, पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस देखिए इनके पास 137 की बाइंग प्राइस है, पर ये काउंटर काफ़ी समय से जो है ना उसको कहीं तो एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। क्या इस दायरे का जब वो एक ब्रेकआउट देगा तो कौन सी साइड उम्मीद करें कि स्टॉक प्राइस जा सकता है? फंडामेंटली आपको क्या लगता है किस तरीके का प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिलेगा? लाइक ये हमारे कवरेज स्टॉक है, और इसमें हमारा अभी राइट नाउ होल्ड रेटिंग है। जस्ट फॉर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक जो है राइट नाउ मेरे को लगता है अभी अगेन वही जो लार्ज कैप्स में रिलेटिवली परफॉर्मेंस के चक्कर में है। राइट नाउ स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन हो गया है। ये इसमें व्यू यही है कि अगर आपको यहाँ पे मार्जिन वगैरह में अभी नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर तक आपको प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। राइट नाउ जो एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ी है, और इसके अलावा जो इनका यूरोप में जो इनका प्रेजेंस है वहां पे भी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज यूके में चैलेंजेस हैं राइट नाउ। हाउएवर आप अगर ये स्टॉक में यही है कि अगर आपको 85-90 का लेवल मिलता है तो उस लेवल पे आप एवरेज कर सकते हैं। कंपनी कैश रिच है, और वैल्यूएशन वाइज 90 रुपए में बुरा नहीं है। और मेरा यही अगेन इसी स्टॉक में भी यही व्यू रहेगा कि अगर आपके पास है तो आप ये ऊपर 125-130 लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। मैं लार्ज कैप्स में मैं लाइक इनमें से अनलेस इसमें इस कंपनी में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कुछ कॉर्पोरेट इवेंट होता है और इसका उनको बेनिफिट मिलता है, तो वो जाके इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो ये स्टॉक में मेरे को शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी तेजी नजर नहीं आ रही है। मेरा व्यू यही है, नंबर्स इसमें थोड़े वीक ही रहेंगे और आगे जाके आप अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। राइट नाउ इस स्टॉक में लार्ज कैप्स में ही रहने में अभी ज्यादा बेहतरी है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की बात। पर एक और स्टॉक है इनके पास केयर रेटिंग्स, और नीरव एक बार आपसे समझेंगे। देखिए 660 की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या लगता है कि जो स्टॉक में बिकवाली है वो थमती हुई नजर आएगी, और क्या कुछ चाल आगे इसमें उम्मीद करें? एक चीज तो नोटिसेबल है कि ये जो स्टॉक है वो लो लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, ज़्यादा वॉल्यूम होते नहीं है ये स्टॉक में। मगर लास्ट 1 साल में अगर देखें तो बीच बीच में ऐसा लिक्विडिटी पुश लोअर लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स कोई अच्छी बाइंग हुई है, स्मार्ट बायर्स ने बाय किया है। प्लस 1 साल में स्टॉक 400 से 600 के बैंड में ही रहा है। सो आई बिलीव ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। अभी क्षमता है ये स्टॉक में यहाँ से ब्रेकआउट देने की और ऊपर में 800 के जो लेवल्स हैं वहां तक आने की। सो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, सो इट्स अ डेफिनेट होल्ड। मेरे हिसाब से आप अराउंड द 390 का जो स्टॉप लॉस है वो लगा के आप होल्ड करिए। नीचे में 450 आता है, थोड़ा बहुत और बाइंग करिएगा। यहाँ से एक बार 520 का ब्रेकआउट मिल जाता है उसके बाद
स्टॉक में अच्छा खासा रुझान आ सकता है जो स्टॉक को अराउंड 800 के लेवल्स के पास लेके जा सकता है, तो होल्ड करिए। तो राजेश जी, आपको फिलहाल केयर रेटिंग्स होल्ड करने की सलाह मिल रही है। 390 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बना के इस काउंटर में बने रहिए। एक ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे, और फर्स्ट सॉल्यूशंस हालांकि ऊपरी स्तरों की बाइंग है। यहाँ पे अगर कोई उछाल मिले आपको तो एग्जिट करने की ही सलाह मिल रही है। सेक्टर आउटलुक इतना फेवरेबल अभी नहीं सामने आ रहा है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अब हमारे अगले कॉलर अमन फोन लाइन पे मौजूद हैं, जानते हैं उनके पास कौन सा स्टॉक है। गुड मॉर्निंग अमन, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार, ईटी के सारे श्रोताओं को, सारे पैनलिस्ट को, मेरे जैसे सबको दिवाली की बहुत बहुत एडवांस में बधाइयाँ। नमस्कार अमन, सेम टू यू एज वेल। मैम मैं ये मेरी क्वेरी है कि मेरे पास जोमेटो के 195 शेयर्स हैं एट द रेट 76 रुपए का आईपीओ मेरा लगा था। और सेकंड चीज मेरा है पारस डिफेंस का मेरा आईपीओ लगा था जिसके 175 शेयर है मेरे पास, 185 शेयर है 175 रुपीज पे। मैं एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहता हूँ देने को। मैं ओके तो पहले तो आपको मुबारकबाद। देखिए जोमेटो में आपको लॉस ज़रूर हो रहा है, पर पारस डिफेंस बेहतरीन कंपनी, और देखिए डिफेंस सेक्टर एज अ होल काफ़ी बजिंग है, और पारस डिफेंस ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दिए हैं। पर अभिषेक, हमने आपसे जाना ही था कि जोमेटो को लेकर आप थोड़े पॉजिटिव हैं और आगे चल के ग्रोथ ट्रिगर्स रहेंगे, ऐसा हमने फंडामेंटली शो के स्टार्टिंग में इनसे बात करी थी। पर आइए समझते हैं कि स्टॉक की चार्ट टेक्निकली कैसी लग रही है, और नीरव आपसे समझेंगे कि जोमेटो पे आपका क्या नज़रिया है। देखिए ये आईपीओ प्राइस से होल्ड कर रहे हैं तो लॉस तो काफ़ी भारी है इनका, पर आपको क्या लगता है आगे की चाल कैसी रहेगी? और साथ ही पारस डिफेंस पे भी बताइए, क्या यहाँ पे भी और अच्छे रिटर्न्स की अब उम्मीद करें, क्योंकि ऑलरेडी मल्टी बैगर ये इनके लिए साबित हो ही चुका है, बट और क्या नज़रिया सामने आ रहा है? देखिए जोमेटो की बात करूं तो यस डेफिनेटली 160 ऑड से स्टॉक गिरा है, मगर पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में जो सेलिंग है वो थम सी गई है, और इनफैक्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन है विथ वॉल्यूम्स है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना वॉल्यूम होता तो प्रोबेबली वापस एक सेलिंग का दौर शुरू हो सकता था, मगर विथ वॉल्यूम्स है दैट टेल्स मी कि यहाँ से एक अच्छा रुझान ऊपर में आ सकता है ये स्टॉक में। सो डेफिनेटली होल्ड है। यहाँ पे थोड़ा बहुत और एवरेज करिए, मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा लेवल मिल रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक जल्दी एक ब्रेकआउट दे देगा। जो ब्रेकआउट लेवल है इसका 68 के ऊपर, एक बार वो ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद स्टॉक ऊपर में 110 से 120 के जो लेवल्स हैं वहां तक जरूर पहुंच सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली इट्स अ होल्ड एंड इनफैक्ट एवरेज एट करंट लेवल्स। पारस डिफेंस की बात करूं तो देखिए एक बढ़िया कंसोलिडेशन चालू है ये स्टॉक में, एक अच्छा मूव के बाद में। आई बिलीव कि ये स्टॉक में भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। 600 इनफैक्ट 595 का आप अगर स्टॉप लॉस रखें तो ये स्टॉप लॉस से आप होल्ड करिए। ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 800 से 850 के जो लेवल हैं वहां तक जा सकता है। स्लो एंड स्टेडी ये स्टॉक जाएगा, अभी भी कंसोलिडेशन बाकी है, तो पॉसिबल है कि 1 से 2 महीना और कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद ये स्टॉक चलेगा। बट नथिंग लुक्स बैड इन द स्टॉक, सो आप खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही काउंटर्स पे आपको राय दे दी गई है, इस पे आप ध्यान रखिए। मोटा मोटी राय ये है कि दोनों ही काउंटर्स में आप अभी बने रह सकते हैं। पर अब फोकस करते हैं वी मार्ट पे, क्योंकि वी मार्ट रिटेल को लेकर एक अपडेट आया है जहां पे कंपनी ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी जिसका नाम है लाइम रोड, उसका अधिग्रहण किया है। 31 करोड़ में ये पूरी डील हुई है, और वी मार्ट की अगर बात करें तो आने वाले समय में करीब 150 करोड़ कंपनी जो है अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए उपयोग करेगी। आइए इस खबर पर और बातचीत करते हैं और कंपनी से जानते हैं क्या कुछ आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक नजर आ रहा है, फेस्टिव की सेल्स कैसे देखने को मिल रही है इस बार। और बात करने के लिए वी मार्ट रिटेल के फाउंडर और एमडी ललित अग्रवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे इस डील के ही मायने जानेंगे कि जो ये डील आपने करी है
लाइम रोन का अधिग्रहण किया है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ये, और वी-मार्ट के हम ऑफलाइन स्टोर्स देखते हैं। क्या इस अधिग्रहण से हम एग्रेसिवली आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ग्रो होते हुए देखेंगे? क्या कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, आज भारत की जनता जो है, जो नीचे की जनता है, जो भारत में रहती है, वो जनता अभी पूरी तरह से ऑनलाइन पे अभी पूरा विश्वास आया नहीं है और ऑनलाइन पे पूरी अडॉप्शन नहीं आई है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑनलाइन पे अडॉप्शन सबके आ जाएगी। तो हमारा मानना है कि हमारी जो दुकानें 410 दुकानें पूरे 27 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इन दुकानों में हमारे पास 3 करोड़ कस्टमर आते हैं लाइव हर समय। तो 3 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर है और हर साल नए कस्टमर और ऐड होते हैं। तो ये कस्टमर में बहुत लोग अभी तक ऑनलाइन चेक नहीं किए। तो ओमनी चैनल ही फीचर है आगे का, जिसमें कुछ लोग 4 बार जो है ऑफलाइन खरीदेंगे तो 1 बार ऑनलाइन खरीदेंगे या 2 बार ऑनलाइन खरीदेंगे। तो वो जो कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस देना है विद द कॉन्फिडेंस, विद द क्वालिटी, तो वो हमारा मकसद है कि अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी डिजाइनिंग, अच्छी यूआई यूएक्स एंड अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा एक्सपीरियंस इन स्टोर, जिससे कि कस्टमर कभी मन करा अंदर ले लिया, कभी मन करा बाहर ले लिया, और जो स्टोर पे आते हैं उनको भी बहुत वैरायटी देखने मिले। वो हमारा मकसद है। तो इसीलिए हमने ये एक्विजिशन किया है। ये बहुत अच्छी टीम हमने एक्वायर करी है, बहुत अच्छी टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी, और ये इस काम को कंटिन्यू करने के लिए हम इस बिजनेस को एक्वायर किए। जी बिल्कुल, लाइम रोन तो काफ़ी फेमस कंपनी है, पर आपके अगर बात करें तो अगले 2 से 3 साल में जो है आप 150 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि कौन से ऐसे की फोकस एरियाज रहेंगे जहां पे आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, वो कुछ तो उनकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है जिसको हम चुकाएंगे, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा जो मार्केट में उसको बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को और बेटर करने के लिए, ओमनी चैनल का वर्टिकल बिल्ड करने के लिए, और थोड़ा कस्टमर एक्वायर करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए उसके अंदर थोड़ा बिल्ड होगा। बिकॉज आप सब जानते हैं कि अभी जो इंडिया में जो ऑनलाइन का मॉडल है वो अभी बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और कस्टमर जो आज ऑनलाइन है, जो आज डिजिटल फर्स्ट कस्टमर है, जो मिलेनियल है, उसको एक्वायर करने के लिए। तो इसीलिए हम वो पैसे थोड़े लगाएंगे, जिससे कि 2 साल तक हम पैसे लगाएं और 2 साल बाद ये प्रॉफिटेबल बन जाए। ओके, तो लाइम रोन की कुछ ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको वापस करने के लिए और साथ ही एक्सपेंशन के लिए इस राशि का प्रयोग होगा। पर ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और फेस्टिव सीजन है, दिवाली सेल्स जोरों शोरों से चल रही हैं। 2 साल के बाद जो इस बार कोविड के बाद हम ये दिवाली देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल है और किस तरीके का फुटफॉल है, क्या ग्रोथ और क्या कुछ नंबर्स आते हुए हम देख सकते हैं इस दिवाली सीजन से? सब अच्छा है मैम। अभी मैं बहुत ज्यादा करंट के लिए नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा है। मार्केट अच्छी ग्रो कर रही है। डेफिनेटली अभी भी मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेस है प्री कोविड से कंपेयर करेंगे तो, नीचे भारत वाली जनता में, क्योंकि भारत वाली जनता जो कम कमाता है वहाँ इन्फ्लेशन की मार बहुत ज्यादा है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस है, बट फिर भी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। ओके, तो दिवाली का पूरा मूड और माहौल हमें बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है, रौनक बरकरार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिवाली की आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो ये थे ललित अग्रवाल, वी-मार्ट के फाउंडर, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ग्रो करने की पूरी स्ट्रैटेजी बना रही है, और साथ ही इस बार फेस्टिव सीजन कैसे देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में अगर हम देखें तो करीब 2% की तेजी भी हम देख पा रहे हैं बाजारों की रौनक के साथ। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बाजार के दिग्गजों की नज़र कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे है। आज हमारे साथ मानसी नहीं जुड़ी है, तो मैं ही आपको ये पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें अजय श्रीवास्तव की, जो कि डायमेंशंस कंसल्टिंग के हैं, इनका मानना है कि बाजार में गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का बाजार है ये, और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक उनको होटल, कमोडिटी, डिफेंस और QSR स्पेस, ये 4 स्पेसेस हैं जो उन्होंने हाईलाइट करी हैं। और हम देखें तो इनमें से कई सारी स्पेसेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरीके से बस करती हुई नजर आ रही हैं, और अजय का भी भरोसा इस पे पूरी तरीके से कायम है। अगली बात करते हैं मधुसूदन केला जी की, जो कि हम सबको पता है कि दिग्गज निवेशक है। उनका कहना है कि भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं, अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के बाद भी इनका भरोसा पूरी तरीके से कायम है और बाजार आर्थिक संकट को डिस्काउंट कर चुका है। अब ग्लोबल चिंताओं के चलते इतना घबराने की बात नहीं है इंडिया को, और 200 भारतीय कंपनियों में ग्रोथ की संभावना है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि उन्होंने कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स हाईलाइट नहीं किए हैं, पर ओवरऑल इंडियन मार्केट्स पे काफ़ी बुलिश उनका व्यू सामने आया है। और आखिरी में गौतम बैद की अगर बात करें तो उनका कहना है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे वो काफ़ी बुलिश है। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज हैं उन पे आप फोकस करिए, और ख़ास तौर से ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस उनको काफ़ी पसंद आ रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिक बाइंग के चलते ये सभी सेक्टर्स में जान आती हुई दिखेगी। और आखिरी में बैंकिंग सेक्टर में निवेश के बेहतरीन मौके हैं, ऐसा उनकी राय आ रही है। तो ये थे वो दिग्गज जहाँ पे उनका पूरी तरीके से भरोसा कायम है और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं। पर चलिए योर स्टॉक्स के इसी शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। पर अभिषेक और नीरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को उनकी स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। जाते जाते देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही हरियाली बरकरार है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहे। पर बाजार के पूरे अपडेट के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा,